गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आपको सेकंड पेपर पढ़ा रही हूँ, उसका सेशनल दे रही हूँ। उसके अंदर 4 सेशनल है, उनमें से आपको 2 करना है। अब इसके अंदर आप सबसे पहले कैसे बनाना है सेशनल, आपने फर्स्ट ईयर में भी सेशनल बनाए होंगे। उसमें आपने कम से कम 15 पेज का सेशनल बनना चाहिए। सबसे पहले आपको फ्रंट पेज पे कॉलेज का नाम लिखना है। उसके बाद में आपको उसके बारे में नाम लिख करके डेकोरेट करना है। और उसके बाद इस पेपर में, इस सेशनल में जो बोर्ड पर लिखा है वो चार क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उनमें से आपको 2 करना है। सबसे पहले पेज जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में किया था वैसे ही सेशनल को करना है। उसी तरीके से आपको भी सेकेंड ईयर का सेशनल बनाना है। फिर सेशनल का नाम लिखना है और उसके अंदर कौन सा टॉपिक आप ले रहे हो उसको आपको बनाना है, लिखना है। उसके बाद आपको इंडेक्स बनाना है। इंडेक्स बना करके फिर आपको उसके बारे में बताना है किस इस टॉपिक पे, कौन से टॉपिक पे आप लिख रहे हो, वह टॉपिक आपके सामने होना चाहिए। उसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर आप कितने पॉइंट ले रहे हो वो सारे पॉइंट आपको उसके अंदर लिखने हैं। जो भी बना रहे हैं उसके अंदर आपको लिखने हैं। और इसके अलावा अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। 2-4 किताबें इकट्ठी करके फिर इंट्रोडक्शन देना है। इसके अंदर उसको सारे पॉइंट उसके अंदर होने चाहिए। जैसे हम लिखते हैं कि फिर एक एक पॉइंट को विस्तार से अगले पेज पे एक पेज पे आपको बनाना है। अगर आपके पास फ़ोटो मिल जाता है तो आप उसके फ़ोटो भी एक पेज पे फ़ोटो भी लगा सकते हो। उसके ऊपर अच्छा कवर चढ़ाना है और उसके बारे में कवर चढ़ा करके डेकोरेट करके आपको जब भी कॉलेज जाते हो तब वह सबमिट करना है। इस तरीके से आपको सेशनल के बारे में, जैसे फर्स्ट वाला सेशनल है, फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पेपर एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट का RBSC और CBSE के पैटर्न से आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर बनाना है। इसके अंदर पेपर की समीक्षा भी करनी है और इस पेपर में किस तरह के प्रश्न आते हैं और कैसे आपको उसको लिखना है। CBSE का क्या पैटर्न होता है और RBSC का क्या पैटर्न होता है, किसमें किस तरीके से पढ़ाया जाता है और किस तरह से बताया जाता है। इस तरह से आपको इस पेपर के बारे में और भी किताबों को टटोल करके देखना है और उसके अंदर आपको पेपर बनाने हैं। पेपर का स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पेपर अगर आप अच्छे बनाओगे और आपने अच्छा पढ़ाया है तो बच्चे वह पेपर अच्छी तरह से दे पाएंगे। इस तरीके से आपको पेपर के क्वेश्चंस ऐसे देने हैं जैसे सबसे कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी वह पेपर कर सके और होशियार से होशियार बच्चा भी कर सके। और इसके अंदर जो बीच के जो प्रश्न उत्तर होंगे सारे बच्चे कर सके। इस तरीके से आपको सबसे पहले पेपर बनाना है। फिर है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द असेसमेंट स्टेट। ये है आपका व्यू रचना की किस प्रकार से होगी जो आपको देखना है। जो भी आप एनालाइज करते हैं, जो भी आप बताते हैं, वह सारी व्यू रचना आपको बच्चों को बतानी है और उसके बारे में ये बताना है कि व्यू रचना की आपको समीक्षा करनी है। जैसे कि व्यू रचना की प्रारंभ
कर दिया, जो भी आप व्यूहरचना प्रारंभ करते हैं जिससे आकलन के परिणाम वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं, इससे छात्रों का अधिगम स्तर उच्च नहीं हो पाता तथा छात्रों के विविध कौशलों को सीखने की प्रगति मंद हो जाती है। जैसे कि आकलन में वैध एवं विश्वसनीय बनाने के लिए सार्थक एवं उपयोगी व्यूहरचना का निर्माण करना चाहिए, जिसके सारे पक्ष छात्रों के सभी पक्ष का आकलन हो सके तथा उन्हें अधिकतम स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि हो सके। आकलन की व्यूहरचना का निर्माण करते समय आपको निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। आप जो भी व्यूहरचना का बना रहे हो उसके अंदर ध्यान देना चाहिए। यानी व्यूहरचना की प्रक्रिया में छात्रों के लिए विविध प्रकार के निर्देशन, सेवाएं एवं सहायक सेवाओं की व्यवस्था का निर्णय कर लेना चाहिए कि वह किस तरह से सेवाएं लेते हैं और किस तरह से सेवाएं करते हैं। व्यूहरचना में प्रमाणित योग्यताओं के विकास होने के अनुरूप आकलन विधियों का चुनाव करना चाहिए, जिससे छात्रों के अधिगम स्तर एवं योग्यताओं को प्राप्त करने में सरलता बनी रहती है। फिर व्यूहरचना कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत विविध प्रकार के उपकरणों का निश्चय कर लेना चाहिए, जैसे वस्तुनिष्ठ परीक्षा, अनुज्ञाप्रत परीक्षा, मानकीकृत संज्ञानात्मक परीक्षा, चेकलिस्ट, निबंध, समस्या समाधान, मौखिक भाषा, वाद विवाद, अनुवाद, सृजन तथा विशेष प्रतिवेदन तथा फ्लो चार्ट एवं चित्र आदि में से चयन करना चाहिए। नेक्स्ट है आकलन। जब भी आप व्यूहरचना करते हैं तो उसमें प्रत्येक आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए, जिसकी की आवश्यकता छात्रों को मानक योग्यताओं को प्राप्त कराने तथा अधिगम स्तर को उच्च बनाने में हो। इसमें विविध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है व्यूहरचना में आकलन प्रक्रिया के लिए प्रत्येक व्यक्ति के दायित्व एवं मूल्यांकन का निश्चय कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ आवश्यकताओं की सहभागिता का निश्चय भी कर लेना चाहिए। इससे आकलन की प्रक्रिया समय एवं व्यापक रूप से हो सके। इस तरह से आपको व्यूहरचना करते समय सारा ध्यान देना चाहिए। अब व्यूहरचना करते समय इसकी समीक्षा करते उद्देश्यों की समीक्षा करने के लिए इसके अंदर ये आता है कि प्रमुख उद्देश्य छात्रों की योग्यताओं उपलब्धियों के स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि करना है। जो भी आप पढ़ा रहे हो उसके अंदर छात्र बहुत अच्छी तरह से पढ़ सके और उनकी ज्ञान का विकास हो सके। उद्देश्य छात्रों की शैक्षिक प्रगति में अधिगम स्तर की प्रगति होना है। इसमें छात्रों में छात्रों के उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए और अधिगम की प्राप्ति होनी चाहिए। छात्रों के वर्तमान योग्यता के बारे में भी इसका ध्यान रखते हुए पूर्ण उसका आकलन करते हुए व्यूहरचना करना चाहिए। या आधुनिक समय में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या नहीं पढ़ाया जा रहा उसके बारे में बताना चाहिए। देखो अब जैसे नेक्स्ट है छात्रों के समक्ष कार्य के सीखने के समय जो भी गतिविधियाँ प्रस्तुत की जाती है उन गतिविधियों का पूरी अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। अब है नेक्स्ट है ये आप
आपका बच्चों का ये हो गया कि व्यू रचना कैसे करनी। अब नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ए ग्रुप एक्टिविटीज़। आपको ग्रुप एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करनी है। जैसे आप क्लास के अंदर कोई टॉपिक ले लिया, उस टॉपिक को आपने बच्चों को समझा दिया, पढ़ा दिया और बता दिया कि इस टॉपिक को या तो कहानी ले ली आपने या कोई ऐसा विषय ले लिया जिससे स्टोरी बोल सके और जैसे राइटिंग कर सके, रीडिंग कर सके, असाइनमेंट या मूल्यांकन करना और उसकी रिपोर्ट तैयार करना। आपने कोई भी एक टॉपिक लिया, उसको आपने एक्टिविटी बता करके ग्रुप डिस्कशन किया। क्लास के अंदर आपने अलग अलग ग्रुप बना दिए, ठीक है ना। फिर अलग अलग ग्रुप के अंदर वो टॉपिक दे दिया, या तो आपने कहानी दे दी या फिर आपने कोई ऐसा मतलब चीज़ बता दी जिससे कि वह अच्छी तरह से बच्चे कर सके। उस ग्रुप एक्टिविटीज़ के अंदर सभी बच्चे अपने अपने ग्रुप के अंदर क्वेश्चंस, उस कहानी दी या कोई टॉपिक दिया या कुछ भी दिया तो उसमें आपको अलग अलग तरीके से उसको बताएंगे कि सबके अलग अलग प्रश्न होंगे कि कैसे होता है। जैसे अपन कहीं भी जाते हैं तो क्या करते हैं, कोई बोल करके बताता है, जैसे कहानी को खूब अच्छी तरह से सुना दी पहले, फिर उसके बाद आप सब ग्रुप को कह दिया कि इसके बारे में आपको बताना है। तो वो क्या करते हैं कि या तो आपको इधर उधर सब कोई तो उस कहानी का सारांश निकालेगा, कोई उसके प्रश्न उत्तर निकालेगा या कोई उस कहानी के बारे में सोचेगा कि उसके टॉपिक क्या है, इस कहानी का टॉपिक क्या होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर कहानी का आपने ग्रुप डिस्कशन किया तो फिर सभी ग्रुपों के जो भी रिजल्ट जो भी आपको लिखे हुए आते हैं वह सारे इकट्ठे किए जाते हैं और उसके बाद जो हेड होता है वह ग्रुप, जितने भी ग्रुप है उन सब के क्वेश्चंस आंसर्स को अच्छी तरह से देखेगा और जिसका सबसे बढ़िया क्वेश्चन आंसर्स होगा वह उस कहानी का, जिसका टाइटल सबसे अच्छा होगा वह उस कहानी के टाइटल को अच्छी तरह से बताएगा, उसको फर्स्ट माना जाएगा। अगर आपने कोई टॉपिक लिया है, जैसे टॉपिक को लिखाया है या रीडिंग करवाई है या राइटिंग करवाई है, तो उस टॉपिक के अंदर आपको बच्चों से लिखवाना है कि आपको इसके बारे में क्या, कैसे इस टॉपिक का क्या है। जैसे अभी चल रहा है कोरोना, तो कोरोना टॉपिक लिया है आपने, तो उस कोरोना के लाभ, हानि और ये सारे टॉपिक आपको लिख करके आपको बताने हैं। सारे ग्रुप वाले मिल करके ये सारे टॉपिक क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे और उसके अंदर नए नए क्वेश्चन बनाएंगे और बच्चों को बताएंगे कि यह क्यों फैला है, कैसे फैला है, इसका क्या इलाज है, इस तरीके से उसको करना है। तो नेक्स्ट है, अब ये आपने अगर इसमें कहानी ली है या स्टोरी ली है, उसके अंदर आप बोलना और फिर उसके बाद में जो भी टॉपिक आपने पढ़ाया है वह उसका मूल्यांकन तैयार करना पड़ेगा। मूल्यांकन तैयार करके निष्कर्ष निकाला जाएगा कि इसके अंदर क्या होता है और कौन सा ग्रुप सबसे फर्स्ट आया है और उसने कितनी मेहनत की है और इसके अंदर उसने कितनी किताबों को टटोला है। सब जितना टटोलोगे किताबों को वह सब आपको अच्छे से अच्छा आपको उसके टॉपिक सामने आएंगे। इस तरह से आपको इसके अंदर ग्रेड भी दे सकते हैं, उसका निर्धारण भी कर सकते हैं और उसका मूल्यांकन भी कर सकते हैं। ये आपका हो गया ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप एक्टिविटी। अब नेक्स्ट है आपका स्कूल विजिट फॉलोइंग बाय प्रेजेंटेशन एज द असेसमेंट रिपोर्ट। अब आपको ये लास्ट वाला टॉपिक है, आपको क्या करना है कि स्कूल विजिट करना है। कोई सा भी स्कूल हो, जैसे कोई सा भी स्कूल है उसकी आपको विजिट करना है,
विजिट करके उस स्कूल के अंदर आपको जाना है। जाकर के आपको सबसे पहले ये देखना है कि स्कूल किस तरीके से बना हुआ है, कैसे बनेगा, कि किस तरीका है। अंदर जाते ही वहाँ की कक्षाओं का निरीक्षण करना है, प्रधानाध्यापक से मिलना है और वहाँ की जो व्यवस्था है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। जानकारी प्राप्त करने के बाद आप जब प्रधानाध्यापक के पास जाओगे तो उनको सारी डिटेल मांगनी है कि यहाँ कितनी क्लासें चलती हैं, कितने रूम हैं, कितने अध्यापक हैं, सब्जेक्ट टीचर कितने हैं और इसके अलावा अदर कर्मचारी कितने हैं, ऑफिस के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि विजिट करने से आपको ये पता लगेगा कि कैसे स्कूल के अंदर क्या क्या हो रहा है। जैसे आप गांव के अंदर गए, गांव के अंदर स्कूल में गए तो वहाँ देखोगे कि 200 बच्चों के ऊपर 3 या 4 अध्यापक होते हैं। अब उसके अंदर फर्स्ट से लगा करके 10 तक की क्लासेस चलती है। अब उसके अंदर ये देखना है कि कौन कौन बच्चा, किस बच्चों को कैसे फ़ायदा हो रहा है, बैठने की जगह कैसी है। अगर पेड़ के पहले भी बहुत समय की बात है कि पेड़ के नीचे भी बैठ करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। और एक ही, कितनी बार ऐसा होता है गांव में कि एक ही अध्यापक सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो उसके अंदर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अलग अलग अध्यापक होते हैं सब्जेक्ट वाले, तो अलग अलग पढ़ाते हैं तो वो अच्छी तरह से समझा देते हैं। नहीं तो क्या है कि जैसे तैसे भी उसको कोर्स कंप्लीट कराना होता है तो करना है। उसके बाद अगर आप वहाँ की क्लासों की व्यवस्थाएं देखोगे और स्कूल की कक्षाएं देखोगे और वहाँ के अध्यापक को देखोगे, वहाँ के ऑफिस वर्क को देखोगे, तो इस तरह से आपके गांव के अंदर अच्छी तरह से आपको नहीं समझ में आएगा। जबकि आप शहर के स्कूलों में जाओगे तो वहाँ का प्रेजेंटेशन आपको देना है। सबसे पहले आपको देखना है कि स्कूल के अंदर अध्यापक से, प्रधानाध्यापक से मिले और उनसे सारी रिपोर्ट मांगी कि यह स्कूल कितने समय चलता है और कितना वक्त लगता है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको देखना है कि वहाँ के बच्चे कितने हैं, शहर के स्कूल में, शहरों के स्कूल में कितने बच्चे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ तो सर गवर्नमेंट स्कूलों में। तो उसके अंदर बच्चे सबसे पहले टाइम पे स्कूल आते हैं या नहीं आते हैं, वहाँ देखना है कि आपको स्कूल बच्चे टाइम पे आते हैं या नहीं आते। अगर वो आते हैं तो अपनी प्रॉपर यूनिफॉर्म में आते हैं, अगर नहीं आते तो मतलब आप जब प्रेयर करवाते हैं वहाँ के बच्चे तो उन बच्चों के साथ क्या करते हैं, उनको यूनिफॉर्म पहनने के लिए सलाह देते हैं। क्योंकि वह यूनिफॉर्म पहन के नहीं आएंगे तो एक जैसे नहीं लगेगा, इसलिए यूनिफॉर्म पहनना बहुत ही आवश्यक हो गया है। और इसके बाद स्कूल विजिट करने के लिए अध्यापक कितने सब्जेक्ट के कितने अध्यापक हैं वो सब आपको नोट करना है। साइंस के कितने स्टूडेंट हैं और कितने अध्यापक हैं साइंस के, मैथ्स के, आर्ट्स के, हिस्ट्री के, हिंदी के, ज्योग्राफी के, ये सारे अध्यापकों की आपको सूची तैयार करनी है। उसके बाद में आपको देखना पड़ता है कि वहाँ की क्लासरूम कितने हैं और कितने अच्छे बने हुए हैं या उनमें कोई सुविधाएं है या नहीं है। तो इसलिए वो रिपोर्ट तैयार करके आपको लानी है कि स्कूल के अंदर छात्रों के लिए पानी की सुविधा है या नहीं है, या फिर उनके पास में टॉयलेट की व्यवस्था साफ सुथरे हैं या नहीं है, क्लासें वहाँ की साफ है या नहीं है। इसके अलावा ब्लैक बोर्ड
ब्लैक बोर्ड को देखना है, ब्लैक बोर्ड को आपको लिख करके लाना, ब्लैक बोर्ड पर देखना है कि जो भी अध्यापक पढ़ा रहे हैं वो प्रॉपर ब्लैक बोर्ड पे कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। प्रॉपर इसके अंदर डेट डाली हुई है, क्लास का नाम लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है और कितने स्टूडेंट उस टाइम आए हैं, कितने स्टूडेंट वहाँ पर आए हैं और कितने नहीं आए हैं, वह ब्लैक बोर्ड पर दर्शित किया जाता है। सब्जेक्ट आप क्या पढ़ा रहे हो, जो भी अध्यापक जाता है वह अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ता है और लिखता है और उसके बाद अध्यापक कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं और कैसे बच्चों को होमवर्क देते हैं। इसके अलावा वहाँ पर देखना है कि अगर छोटी क्लासें हैं तो वहाँ का पोषाहार जो बच्चों को मिलता है वह वास्तव में अच्छा है या नहीं है। बच्चे बहुत से ऐसे होते हैं जो घर से अपना भोजन नहीं लाते हैं, तो सरकार ने यह एक व्यवस्था बनाई है कि गवर्नमेंट की तरफ से इन बच्चों को खाने के लिए भोजन दिया जाता है, फ्रूट भी दिया जाता है और दूध भी दिया जाता है। इसलिए आपको पूरा जो शेड्यूल है 6 दिन का वहाँ का, वो 6 दिन का शेड्यूल आपको बना करके लाना है और उसके अंदर लिखना है कि सोमवार को क्या मिलेगा, मंगलवार को क्या मिलेगा, बुधवार को क्या, 6 दिन बच्चों को क्या क्या मिलेगा और बच्चों की स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाता है या नहीं। इस तरीके से ये स्कूल का विज़िट करते टाइम आप वहाँ की जो बैठने की बैठक व्यवस्था है उसका भी पूरा ध्यान रखेंगे और देखेंगे कि और जो भी उस बैठक व्यवस्था में जो भी कमियाँ हैं उस रिपोर्ट में आपको सामने देनी है। और इसके अलावा रिपोर्ट देने के बाद में यह व्यवस्था देखनी है कि बच्चों को गाइड करना है वहाँ पर कि आप किस तरीके से बच्चे आएंगे कैसे, और अध्यापक को भी देखना है कि कौन अध्यापक अच्छी तरह से पढ़ाता है या नहीं पढ़ाता है। और अगर आपने कोई आप वहाँ चाहें तो मीटिंग भी ले सकते हैं और मीटिंग लेकर के बच्चों से पूछ सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में आपकी कमी है और किस सब्जेक्ट आपको, कौन सा सब्जेक्ट आपको ध्यान से करना है और पढ़ना है। बड़ी क्लासों को जैसे 9th 10th 11th और 12th की क्लासें हैं वो बच्चे बड़े शैतान होते हैं, उन बच्चों को बताना है कि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है और शैतानी नहीं करनी है। और कितनी बार ऐसा भी होता है कि अध्यापक बहुत से स्टाफ छुट्टे पर होते हैं, तो उसके अंदर बड़ी क्लास के बच्चों को ये भी कहा जा सकता है कि आप छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाओ। इस तरीके से आपको पूरी रिपोर्ट तैयार करनी है, साल भर के अंदर क्या क्या प्रोग्राम होते हैं और कैसे होते हैं और किस प्रकार से होते हैं, ये सारे एक्टिविटीज़ आपको उसमें करनी है। इसके अलावा छात्रों को ये ध्यान रखना वहाँ पर जो भी कॉम्पिटिटिव 15 अगस्त 26 जनवरी इन सब के क्या क्या प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पर बच्चों के साथ कोई म्यूज़िक टीचर है या नहीं है, या फिर बच्चे खुद अपना उसके बारे में तैयारी कर रहे हैं, या फिर जैसे आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में चले गए हो और हिंदी मीडियम स्कूल में जाते हो, दोनों का अगर कंपैरिजन करोगे तो आप देखोगे कि प्राइवेट स्कूलों में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती है। और इसमें अगर विज़िट करते टाइम आपने उनको रिपोर्ट दी कि आप अपने बच्चों को अच्छी तरह से तैयार करवावे और अच्छी तरह से उनको समझावे, तो आप अच्छी तरह से इस रिपोर्ट को बना सकते हैं। रिपोर्ट बनाते टाइम अगर आप वहाँ स्कूल के फ़ोटो भी लिए हैं या कुछ वहाँ के बच्चों को पढ़ाते हुए आपने कुछ एक्टिविटीज़ की है, या फिर आपने वहाँ बच्चों को कोई प्रोग्राम करवाया है, तो वो सारे फ़ोटो कलेक्ट करने हैं और उन बच्चों को ये शिक्षा देनी है कि आपको किस तरीके से रहना है
और विश्व के अंदर आप देख लो कि आज कितना स्टैंडर्ड बढ़ गया है और कितना विज्ञान में बढ़ोतरी कर ली है। अगर इस तरह से आप पिछड़े रहे तो आपका जीवन सही नहीं चलेगा, आगे आपको सरकारी नौकरियाँ मिलनी मुश्किल हो जाएगी। इस तरीके से आपको इस विजिट के लिए बारे में पूर्ण रूप से तैयारी करनी है और पूरी कम से कम 15-16 पेज का आपका ये होना चाहिए। अगर आपने वहाँ के अध्यापकों से भी कांटेक्ट किया है तो वहाँ की जो प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है उसमें, वह सारी प्रॉब्लम भी आपके इस रिपोर्ट के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं। इन सब सारी चीज़ें 4 जो टॉपिक आपको दिए चारों इतने ईजी है, आप अगर इसको नेट से भी सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, या फिर आप अपनी इच्छा से अच्छी तरह से करोगे तो भी वह आपको अच्छी तरह से मिल जाएगा। और अगर ये खुद दिमाग लगा करके इस जैसे ये फर्स्ट वाला है तो सब पेपर RBSE और CBSE उनके पैटर्न को देख करके क्वेश्चन पेपर का एनालाइज कर सकते हो। क्या मतलब इसकी समीक्षा कर सकते हो कि कौन सा पेपर अच्छा है और कौन सा है किसमें बच्चों को ज़्यादा फायदा है। अब जैसे आपने दूसरा है कि ये व्यू रचना का तो मैंने आपको काफ़ी डिटेल बता दिया है कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाते टाइम हमको एक व्यू बनाना है, एक प्रोग्राम बनाना है जिससे बच्चा पढ़ सके और उसकी जीवन की सफलता मिल सके। उसकी बाद जैसे है ना ग्रुप एक्टिविटीज़ का भी मैंने काफ़ी अच्छा बता दिया आपको कि ग्रुप बना करके एक्टिविटी करना है और इस तरह से आपको सारे और अब ये विजिट फॉलोइंग बाय द प्रेजेंटेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिपोर्ट, यानी अगर आपने किसी भी स्कूल में विजिट किया है तो उस स्कूल की अच्छाइयाँ बुराइयाँ और वहाँ के जो सारे कार्य है, ऑफिस का कार्य है, ऑफिस में कितने क्लर्क हैं, वहाँ की टेबल कुर्सियाँ कैसी है, वहाँ के लिए अध्यापक के लिए क्या क्या व्यवस्था है और कौन लेट आता है, टाइम का भी ध्यान रखना है। जो बच्चे लेट आते हैं या अच्छी तरह से नहीं आते हैं वह किस तरीके से काम करेंगे। तो आपको ये सारा लर्निंग ऑफ द असेसमेंट में ये सारे टॉपिक देखने हैं और उसमें से कोई भी 2 टॉपिक चुनना है जिससे आप अच्छी तरह से वह टॉपिक बता सकोगे। अगर आपने जितनी ज़्यादा किताबें इकट्ठी की है या फिर आपने बहुत सारे फ़ोटो लिए हैं या अपने नेट में सर्च किया है या फिर आपने किसी पिछले साल जैसे आप लोगों ने डायरिया बनाई थी, उन डायरियों के अंदर सेशनल दिए थे, वह सारे सेशनल आपको इस तरह से ऐसे के ऐसे अच्छे बनाओगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और जब भी आप कॉलेज में आओगे तब आपको वह सेशनल आपको जमा कराने पड़ेंगे, इसकी कोई डेट नहीं है। तो इसलिए अभी आप लोग फ्री हैं तो घर बैठ करके आप ये सेशनल बनाएं, ढूंढें, किताबें खोजें या फिर कोई विज़िट करें इधर उधर। अगर आप जा सकते हो तो जैसे विजिट किसी स्कूल में विजिट किया, अभी तो कोरोना की वजह से क्या है कि स्कूलें सारी बंद है, तो लेकिन आप जो जहाँ पे भी अभी गए थे, जो भी जिस भी स्कूल में आपने अभी अपने पढ़ाने के लिए गए थे ट्रेनिंग में, तो उस ट्रेनिंग में आपको है ना सारा कुछ मिल गया होगा, सारा मैटर, क्योंकि 3 महीने की तो तुम्हारी हो ही गई थी, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च ये तो आपका हो ही गया था। तो उसके अंदर आपने सब कुछ देख लिया होगा कि स्कूल की व्यवस्था कैसी है और कैसे आपको बनाना है और किस तरीके से आपको इसको पूरा करना है। आपका असाइनमेंट बहुत अच्छा से अच्छा होना चाहिए। ये आपके 20 नंबर का है, इसके अंदर आपको पूरे नंबर जाने चाहिए।
कंपल्सरी सब्जेक्ट के नंबर अगर कॉलेज से अच्छे गए तो आपके डिवीज़न बनने में बहुत अच्छा परसेंटेज अच्छे बनेंगे। और आप मेहनत करिए, घर बैठ के वैसे भी पूरे साल भर हो गया आपको, पूरे 6 महीने तो हो ही गए घर बैठे बैठे, कुछ भी नहीं पढ़ा है। लेकिन अब जो आपकी क्लासेस चल रही है 3 महीने से, उन क्लासों का पूरा फ़ायदा उठाएं और अच्छी तरह से आप उसे सेशनल को बनाएं। थैंक यू।